हेलो एवरीवन, मैं संतोष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट। आज की क्लास अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कि बेस है अकाउंटिंग का। अगर बेस ही गड़बड़ हो जाएगा तो अकाउंटिंग को समझना मुश्किल होगा। आप समझ तो जाओगे कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, पर ऐसे क्यों सॉल्व होते हैं ये आपको नहीं पता चलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है आपको ये जानने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसलिए हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो जुबान पर आता है वो है गैप, जिसका मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में गैप ऐसे अलग अलग वर्ड से बोलते हैं। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग चाहे इंडिया में करें चाहे इंडिया से बाहर करें, वो सेम ही है। अब सेम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि सेम है। सो वी कैन नॉट चेंज दिस। और ये वैसे ही चलेंगे जैसा कि गैप में समझाया जाता है। अभी मैंने बताया गैप का मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, और इसके अंदर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हमें समझना है भी एज इट इज़, बिकॉज हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहें या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहें, दोनों का मतलब सेम होता है। सो एंटिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पहचान। जैसे मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। ऐसे ही अगर हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है। जैसे नाइकी हो गया, रीबॉक हो गया, ये सब कंपनी के नाम है बस। ये सब कंपनी है लेकिन नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स नहीं है। ये बिजनेस है जिनको स्टार्ट किसी ने किया है। सो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? ये जो बिजनेस होता है और जो ऑनर होता है, ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। कानून की निगाह में दोनों अलग अलग होते हैं। अब इनकी पहचान कैसे करते हैं? तो पहचान करने का तरीका बहुत ही इजी है। अब जो ऑनर है उसे हम मिस्टर कहेंगे, मिसेस कहेंगे, मतलब इंसान के बच्चे, ह्यूमन बीइंग्स। अब ये जो बिजनेस होता है ये स्टार्ट होता है मैसर्स से। मैसर्स, हम जितनी भी कंपनी के नाम सुनेंगे, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, आपने KFC सुना होगा, रेनॉल्ड सुना होगा, आपने बहुत सारी कंपनी के नाम सुने होंगे आज तक। उनको कंपनी के नाम ही क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो कंपनी के नाम अपने आप में ही एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और जो उनको चलाने वाला है उसकी एक लीगल एंटिटी सेपरेट है। तो ये दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और ऑनर दोनों एक सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। इसीलिए क्या होता है, जो ऑनर है जब वो बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, और जब ऑनर बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। और जब बिजनेस के पास ऑनर से पैसा आया है, बिजनेस उसे लायबिलिटी मानता है जो उसे ऑनर को वापस करना होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बिजनेस है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानकर, अपने आप को मानकर, ऑनर से पैसा उसने उधार लिया है तो उसे वापस भी तो करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों से लाइव इंटरेक्शन होता है तो इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से बात हो सकती थी। सो बाकी बातें छोड़कर सीधा हम ध्यान देते हैं कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता क्या है। सो बेसिकली ये ऐसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जिन्हें हम मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम अब प्यार और फीलिंग्स को पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर लाइक एग्जांपल कि मेरे मम्मी पापा मुझे 50 रुपये का प्यार करते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपकी मम्मी आपको बोल रहे कि आज तो 50 रुपये जितना अच्छा दिख रहा है, आज तो 500 रुपये जितना अच्छा दिख रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो आपको प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं। मीन्स इमोशनल थिंग्स कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन।
सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम ओनली मनी में मेज़र कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सोच लीजिए आपके भाई और आप में लड़ाई हो गई है और आपने अपने भाई को इतना ज़ोर से मारा कि उसका एक दांत टूट गया है। अब शाम को जब आपके पापा आते हैं तो आपका भाई तैयार खड़ा है कि आज जैसे ही आएंगे मैं उनको अपना दांत दिखाऊंगा और आपकी कुटाई हो जाएगी। आते ही आपके पापा के आते ही उसने दांत दिखाया, बट आपके पापा ने उसे एक थप्पड़ मारा, बोला अभी तो मैं घर आया हूँ। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, ऐसे ही भी आपने अपने भाई को मारा और उसका दांत टूट गया, लेकिन आपके हाथ से टीवी भी टूट गई है। अब आपके पापा घर आते हैं और घर आते ही सबसे पहले देखते हैं और उन्हें दिखता है कि टीवी टूटी पड़ी हुई है, तो सबसे पहले वो पूछेंगे टीवी किसने तोड़ी और उसकी धुलाई कर देंगे। तो वहाँ पर जो बात है वो गौर करने वाली ये है कि हमारे दांत की वहाँ पर कोई कीमत नहीं थी, बट उस टीवी की कीमत है इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि उसे लाने में हमें पैसा लगा है। थिंक सो। अब जिस चीज़ को हम मनी में मेजर कर रहे हैं उसे अकाउंटिंग में लिख लेंगे, लेकिन लव वगैरह ऐसी चीज़ों को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए अकाउंटिंग में नहीं लिखेंगे। सो थर्ड पॉइंट है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है वो लॉन्ग टर्म के लिए किया है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया और 10 दिन बाद हमारे पैसे मिले और हमने बिजनेस बंद कर दिया। इस सोच के साथ हम बिजनेस स्टार्ट नहीं करते ना, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि वो सालों साल चलता ही रहेगा। मैं जाऊंगा, मेरे बच्चे जाएंगे, उनके बच्चे जाएंगे, लेकिन बिजनेस बंद नहीं होगा। बिजनेस एज इट इज़ चलता ही रहेगा। यानी इस अजम्पशन के हिसाब से ये माना जाता है कि अगर आपकी कंपनी अच्छी चल रही है तो आप उसे बंद करने का नहीं सोचोगे। सो ये माना जाता है कि आपके बिजनेस है वो अनलिमिटेड टाइम तक चलता ही रहेगा, उसे बंद करने का आपका कोई मोटिव नहीं है। इसका मतलब ये भी होता है कि अभी कंपनी डिसॉल्व नहीं होने वाली है और आपने इसके बारे में सोचा भी नहीं कि हम इसे डिसॉल्व कर देंगे, और जब तक कोई वजह नहीं होगी तब तक आपकी कंपनी डिसॉल्व भी नहीं होगी, और आप उसे तब तक क्लोज नहीं करेंगे जब तक आपके पास कोई क्लियर एविडेंस नहीं है उसे क्लोज करने का। तब तक कंपनी रन करती रहेगी। अब ऐसा क्यों होता है, जरा इसको देखना और समझना। अगर आपकी कंपनी 15 दिन में बंद होने वाली है, ना तो आपको कोई इन्वेस्टर मिलेगा, ना ही क्रेडिटर मिलेगा, ना ही कोई गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा हमको। सो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अगर आप अपने बिजनेस को बंद करने की इंटेंशन से खोलते हैं तो आप कैपिटल किसको लेंगे और रेवेन्यू किसको लेंगे, तो इस चीज़ को आप कैटेगराइज नहीं कर पाओगे, और वो कैटेगराइजेशन जो है बाकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। तो इस प्रकार हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं से सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। ये जो एजम्पशन है ये कहता है कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही चलेगा और बिना किसी वजह से इसको रोका नहीं जाएगा, यानी हम इसे बंद नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड कहता है कि अकाउंट कब बनाएं और कब हम अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड शो करें। रिकॉर्ड करने का नॉर्मली जो हमारा होता है, नॉर्मली दैट इज़ एनुअल। हर साल हम एनुअली रिपोर्ट सबमिट करते हैं, बट सम टाइम सिचुएशन कैन बी चेंज्ड। लाइक कभी कभी आपके रिकॉर्ड को 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में मंगाया जा सकता है। अब ऐसा कब होता है, सपोज़ कीजिए आपकी जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप पे है। अब कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर कोई डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो ऐसे मामलों में हमें एनुअल रिपोर्ट जल्दी देनी पड़ सकती है। सपोज़ कीजिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं कंपनी एक्ट के थ्रू कि आप अपने रिकॉर्ड दिखाइए जल्दी से जल्दी, तो आप क्वार्टरली दिखा सकते हो अपने रिकॉर्ड, हाफ ईयरली दिखा सकते हो अपने रिकॉर्ड्स को। इट कैन बी वेरी, बट नॉर्मली जो है वो 12 मंथ का होता है एनुअली, कि जो आपकी अकाउंट बनेगी वो एनुअली ही बनेगी।
नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई प्रोडक्ट हमने कितने में ख़रीदा और हमें वो कितने में पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक मशीनरी ख़रीदी है 5 लाख रुपए की। तो क्या जो उसकी कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जब मशीन ख़रीदी तो उसे लाने में कुछ किराया लगा होगा, उसे इंस्टॉल करने में कुछ किराया लगा होगा। अब आपने इसे इंस्टॉल करवाया तो लेबर चार्ज भी पड़ा होगा। तो अब जो टोटल हुआ कि हमें मशीनरी टोटल कितने की पड़ी, इन सब को टोटल करके 5,50,000 समथिंग पड़ी। हमें टोटल मशीनरी इतने रुपए की पड़ी, तो ये हमारी कॉस्ट आ गई। अब जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी है तो उसमें सारे खर्चे जोड़ के आप टोटल कॉस्ट बता सकते हैं और उसे अपनी बुक में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। इस एक्सपेक्ट के ऊपर एक पूरा चैप्टर बना हुआ है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी हम इस पे ध्यान देते हैं कि डबल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट कहता क्या है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ें हैं। सपोज़ कीजिए हमारे पास दो चीज़ें, एक एसेट है और एक लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी में भी दो कैटेगरी मानते हैं। हम लायबिलिटी को सेपरेट रखते हैं और ऑनर कैपिटल को सेपरेट रखते हैं, बट इसे हम दो ही मानते हैं। एक तरफ एसेट है, एक तरफ टोटल लायबिलिटी है। सो डबल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी हमारे हर ट्रांजैक्शन के दो एंट्री होंगी। हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होंगे, या तो एसेट और लायबिलिटी पे होगा, या एसेट दोनों ही इम्पैक्ट एसेट पे पड़ेंगे, या दोनों ही लायबिलिटी पे पड़ेंगे, या एसेट और लायबिलिटी दोनों पे पड़ेंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट हमेशा दो जगह पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक मशीनरी परचेज़ करी है और उससे हमने कैश में ख़रीदा है। तो इसमें जो हुआ, एक तरफ तो हमें मशीनरी मिल गई, मतलब हमारी एसेट बढ़ गई, और दूसरी साइड हमारा कैश जो है वो चला गया, मतलब एसेट कम हो गया ना। इसका डबल इम्पैक्ट। अब इसमें एसेट के अंदर चेंज आया, लेकिन एसेट और लायबिलिटी दोनों बराबर रही। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारा जो ओनर है उसने ड्राइंग करी है अपने बिजनेस से। अब इस एंट्री में जो हमारा कैश है वो चला गया, और दूसरा इम्पैक्ट जो है वो कैपिटल कम हो गई है, क्योंकि ड्राइंग करते ही हम ऑनर की कैपिटल कम कर देते हैं। तो इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो इसमें एक एसेट पे इम्पैक्ट है और दूसरा कैपिटल पे इम्पैक्ट आया। तो ये हमारा डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट है। दिस इज डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि किसी भी एंट्री की दो इम्पैक्ट पड़ेंगे, हमेशा दो इम्पैक्ट पड़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, जो है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसका दूसरा नाम आपने शायद पढ़ा होगा, रेवेन्यू रिडक्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रेवेन्यू कब माने, कब जनरेट हुआ रेवेन्यू। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए 1 जनवरी को हमने कुछ गुड्स सोल्ड किए, बट उसकी पेमेंट है वो हमें 1 जन को नहीं मिली है। उसकी जो पेमेंट है वो 31 मार्च को आई है। तो अब बात ये आती है कि हम अपना रेवेन्यू कब मानेंगे, 1 जनवरी को या 31 मार्च को। सो रेवेन्यू रिडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। रिपीट करता हूँ, हम रेवेन्यू को तभी मानेंगे जब हमने एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज डिलीवर करी होंगी, चाहे उसकी पेमेंट हमें अभी मिल गई हो, चाहे उसकी पेमेंट हमें एडवांस में मिल गई हो, या फिर चाहे उसकी पेमेंट हमें बाद में मिलनी बाकी हो। इस एग्जाम्पल में जो हमें रेवेन्यू हुआ वो 1 जन को होगा, क्योंकि उस टाइम पे हमने सेल करी थी। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल, कुछ भी बोल सकते हैं इसे। अब पूरी अकाउंटिंग इसके ऊपर टिकी हुई है। कैसे टिकी हुई है इस बारे में जान लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। There are some seasonal businesses like
क्रैकर, बहुत सारे सीजनल प्रोडक्ट्स बनते हैं। इनमें सिर्फ 3-4 महीने का काम चलता है। सपोज हम बात करते हैं क्रैकर्स की। पूरे देश विदेश में हमारी क्रैकर्स की फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। नॉर्मली जो उनका बिजनेस होता है वो 3 से 4 महीने का ही होता है। इसका मतलब है जो डिलीवरी होती है गुड्स की वो सिर्फ 3 और 4 महीने तक की होती है। तो इस हिसाब से उनका रेवेन्यू कितना कब होगा, वो भी 3 से 4 महीने ही होगा। अब 3 से 4 महीने का जो रेवेन्यू है, गुड फिगर हम मानते हैं कि हम जो रेवेन्यू है वो 25 करोड़ है, ठीक है, 3 से 4 महीने का। अब उसी 3-4 महीने में जो उनके एक्सपेंस हुए हैं वो मान लेते हैं 5 करोड़ के हुए हैं। तो क्या अभी ये मान लें कि पूरे साल फैक्ट्री बंद रही है? नहीं। तो जो पूरे 12 महीने का जो एक्सपेंस है वो है मान लीजिए 17 करोड़। तो अब बात करते हैं इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना है या फिर लॉस जो है वो कितना है। तो अब मुझे पता है कई स्टूडेंट बहुत होशियार होता है, वो सब जल्दी से 25 करोड़ में से माइनस करके निकाल देंगे कि हाँ सर इतना इतना है। 25 करोड़ में से 22 करोड़ हटा दिए तो आ गया हमारा 3 करोड़ हमारा प्रॉफिट आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे 12 महीने का एक्सपेंस है उसमें जो ये 3 और 4 महीने का जो एक्सपेंस है वो पहले से जुड़ा हुआ है। तो 25 करोड़ में से 17 करोड़ माइनस करेंगे और जो आएगा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है। तो जो हमारा प्रॉफिट आया है, एनुअल रेवेन्यू जो हमारा है वो तकरीबन 8 करोड़ हुआ। तो इस चीज़ को समझने के लिए जो बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा कंजर्वेटिज्म। इसे हम प्रूडेंस भी बोलते हैं। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? समझदारी का सिद्धांत, मतलब समझदार बनो, मतलब बेवकूफ़ ना बनना, समझदार बनना। अब इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि एंटीसिपेट ऑल फ्यूचर लॉसेस एंड इग्नोर फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब जो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट हो रहा है उसे इग्नोर करो क्योंकि वो तो हो ही जाएगा, बट लॉसेस का ध्यान रखना चाहिए। हमें समझदार बनना चाहिए कि हमें फ्यूचर में लॉस हो सकता है। हमें हुआ नहीं है लॉस और ना होना चाहिए, बट हमें एजम्पशन मान चलता है कि इस फ्यूचर में हमें लॉस हो सकता है। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, सपोज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि एक बिजनेसमैन बोल रहा है कि काश भगवान मुझे इस बार प्रॉफिट ना हो जाए। नहीं सुना ना कि हर कोई चाहता है कि उसे प्रॉफिट हो जाए। हर कोई क्या कहता है? हे भगवान मुझे लॉस ना हो जाए। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या? कॉन्सेप्ट ये कहता है, हम हमेशा ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि हमें फ्यूचर में लॉस होने वाला है। तो उसके लिए हम जो हमारी इनकम है, जो हमें प्रॉफिट होता है, उसका कुछ पार्ट हम प्रोविज़न के तौर पर रख देते हैं साइड में प्रॉफिट से निकाल के, जिससे हम आने वाले लॉसेस को बियर कर सकें। लाइक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। अगर हमें कोई लॉस होता है तो हम उसे इन प्रोविज़न में से पे कर सकते हैं। हमने पूरी तैयारी कर ली, अगर हमें लॉस हुआ तो उसे हम यहाँ से पे कर देंगे, बट हमें प्रॉफिट हुआ तो हम कुछ नहीं करेंगे, मज़े करेंगे क्योंकि हमारा पैसा हमारे पास है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी मतलब रिलेवेंट या ज़रूरी। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें अकाउंटिंग में छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए। इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन कई लोगों के लिए बहुत बड़ी होती है और वैसे ही बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन कई लोगों के लिए बहुत छोटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा आदमी बिल गेट्स, अगर उसके जेब से, मालूम है छोटा सा आदमी नहीं है, छोटा सा आदमी हाइट में है, बट वैसे वो बहुत बड़ा आदमी है। अगर उसकी जेब से मान लीजिए $100 गिर जाए तो वो उसे नहीं उठाएगा। वो आगे चलते रहते हैं, उसे उठाते नहीं हैं, बिकॉज ही डज नॉट गिविंग एनी मटेरियलिटी दैट पर्टिकुलर थिंग टू लॉस। तो शायद वो अपने लॉस में दिखाएंगे भी नहीं इस चीज़ को। बट अगर वो आपकी जेब से मान लीजिए आपके 100 रुपये गिर गए, अब आप तो स्टूडेंट हो
अगर आपकी जेब से 100 रुपये गिरते हैं तो आप वहाँ जहाँ से आपके पास पैसे थे आप वहाँ से ढूंढते हुए जाओगे जहाँ आपके पैसे गिरे थे, बिकॉज़ वो अमाउंट आपके लिए बहुत मैटर करता है। तो उस अमाउंट की मटेरियलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा है और वो आपको नहीं मिलते तो आप परेशान हो जाओगे, 1-2 दिन परेशान रहोगे, क्योंकि आपके लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट है। इसी तरह जो कंपनी होती हैं, छोटी कंपनियों के लिए जो इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी होती है वो शायद बड़ी कंपनी के लिए कुछ भी ना हो। ऐसे बड़ी कंपनी के लिए जो इन्फॉर्मेशन कुछ भी ना हो वो छोटी कंपनियों के लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। सपोज़ इस एग्जांपल से समझ में आया होगा आपको। वो इन्फॉर्मेशन छोटी हो चाहे बड़ी, वो कंपनी से रिलेवेंट करती है तो दिखाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, दैट इज़ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये भी हमारे गैप का ही पार्ट आता है, लेकिन इसको अलग से सिखाते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारे बिजनेस में 2 तरह से काम चलता है, एक एक्रूअल बेस और दूसरा कैश बेस। यहाँ समझने की बात बस इतनी सी है कि हम कैश बेस पे नॉर्मली अकाउंट हम नहीं बना सकते लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम कैश बेस पर लॉन्ग टर्म अकाउंट्स तैयार करेंगे तो हम उन एंट्रीज का क्या करेंगे जो हम उधार चला रहे हैं, क्रेडिट पे चल रहे हैं, जो हमें देना पड़ेगा, और जो हमें लेना बाकी है। ना डेटर दिखा सकता हूँ ना क्रेडिटर दिखा सकता हूँ, क्योंकि सब कैश बेस चल रहा है। तो सिर्फ जब कैश आएगा तो लिखूँगा, कैश जाएगा तो लिखूँगा। तो ऐसा किसी बिजनेस में नॉर्मली नहीं हो सकता है। तो बिजनेसिस में जो हम नॉर्मली अकाउंट यूज़ करते हैं वो है एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग। अब एक्रूअल का मतलब क्या होता है? बीइंग ड्यू। जब हमने कोई ट्रांजैक्शन ड्यू की तब भी हमें उसे रिकॉर्ड कर लेना है, अब चाहे वो कैसी भी ट्रांजैक्शन क्यों ना हो। आपने सामान बेचा, पैसे नहीं आए, कोई बात नहीं, लिख लो। आपने सामान खरीदा और पैसे नहीं दिए, कोई बात नहीं, आप अपनी एंट्री कर लो। कोई आपसे सामान लेके गया तो लिख दो, उधार ले गया तब भी लिख दो, कैश ले गया तब भी लिख दो। सो नॉर्मली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कैश बेस और एक्रूअल बेस में से हमें सिर्फ एक्रूअल बेस पर ध्यान देना है, बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो ना ही डेटर होंगे, ना ही क्रेडिटर होंगे, ना ही आउटस्टैंडिंग होगा, कुछ ऐसा ही ना प्रिपेयर्ड होगा, ना आउटस्टैंडिंग होगा, ना इनकम ना एक्सपेंस ड्यू होंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ कैश होगा। और इस पे बिजनेस नहीं चल सकता है बेसिकली। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आप इसको अच्छे से दिमाग में रिवाइज कीजिएगा, एक बार आप बुक में से भी पढ़ लेना ध्यान से, उसके बाद आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। सो गाइज, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।